Hello everyone. Good evening, ma'am. Good evening. मनीषा, आपका स्कोर कितना बन रहा है फिजिक्स में? एवरेज स्कोर कितना आ जाता है? मैम 30 to 40 आ जाता है। ठीक। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कुछ इशू हो ना तो आप बता देना, ठीक है? इवन एवरीवन, यस मैम। किसी भी सब्जेक्ट में किसी को इशू आ रहा है, कोई टॉपिक कॉन्सेप्ट समझना है तो बता देना अपना। ठीक है। इस संडे में क्या स्कोर रहा फिजिक्स में? प्रिंस, तुम्हारा क्या स्कोर आया था? सुमित, तुम्हारा? मैम मेरे 71 आए थे। वेरी गुड। संदीप, तुम्हारे? $65। पेपर तो आसान था। आज राहुल नहीं आया, राहुल आया है। राहुल, तुम्हारे मैम इस बार कम थे। कितने? मैम 48। इस बार कम कैसे रह गया? इस बार का तो पेपर बल्कि आसान था थोड़ा। आंचल, तुम्हारा? 32। सौम्य, तुम्हारा? 46। फिजिक्स में पूछ रही हूँ मैं। यस मैम। वाओ, सौम्या ने तो बहुत इंप्रूव किया है। रविंदर, तुम्हारा? मैम 25 आया, इस बार कम था। हाँ, क्यों? मैम इस बार हर एक सब्जेक्ट में कम हो गया। रिवीजन करो रविंदर, ठीक है? हाँ जी। जो सब जहां पर अपना पेपर को पूरा एनालाइज करो। जिस दिन तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं उस दिन तो अपना पेपर अच्छे से एनालाइज करो, कहाँ क्या गड़बड़ कर दिया इस बार। हाँ जी मैम। आर्यन, आपका? आर्यन को तो पूछा ही नहीं। मैम 83। वेरी गुड। सक्षम और आरुष? सिमरन का तो मैंने देख लिया था। ठीक है, मैम 64। ठीक है, वेरी गुड। सबके अच्छे हैं। नाइस। अच्छा, पेपर खोलना था ना। ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था सबने, कल ही लिया होगा, राइट? पीरबख्श ज्वाइन नहीं किया क्या? पीरबख्श ने? पीरबख्श, आज किसी भी क्लास में नहीं आया। मैं नहीं पी इस चाय को, लो रख दो। बिना अदरक के मैं भी। क्वेश्चन नंबर 1। Young's double slit interference apparatus is immersed in a liquid of refractive index this. It has a split of separation this. यानी दो स्लिट है, स्लिट का सेपरेशन दिया हुआ है जिसे हम स्मॉल डी बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है। अगर हम लोग वेवलेंथ यूज कर रहे हैं 600 नैनोमीटर की, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी? अगर स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो दूरी है वो 0.72 मीटर है, यानी कैपिटल डी। तो बेटा हमारा बीटा, अगर हम किसी भी मीडियम में इमर्स करते हैं तो कितने से चेंज हो जाता है? बीटा बाय म्यू। वेरी गुड, बीटा बाय म्यू से।
तो बीटा एज इट इज, बीटा का अपना फॉर्मूला हमें पता ही है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। बीटा डैश में बस यहाँ पर म्यू कर देना, हो जाएगा फॉर्मूला सॉल्व। यस मैम। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर सेकंड में अरेंज करना है, ये तो मैं बहुत बार करा चुकी हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट रखते हैं। सबसे स्मॉल एक्सरे की वेवलेंथ है फर्स्ट नंबर पे, दूसरे पे किसकी है स्मॉलेस्ट, यूवी, इंफ्रा, और लास्ट बेटा अपना माइक्रो। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपना असेंडिंग ऑर्डर हो गया है। ठीक है, थर्ड, इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन रीजन। देखो वो एक बार वो वाला क्वेश्चन याद है जो लास्ट वाला था, मैंने शायद उसमें तुम्हें ग्रुप में शेयर किया था कुछ, पिछली बार कुछ गड़बड़ हो गई थी देखो सॉल्व करते वक्त, है ना। एक मिनट, किसकी मम्मी लड़ रही है भाई, क्या नहीं करते तुम, घर पे पढ़ते नहीं हो ना, आवाजें आ रही हैं, किसी की मम्मी पीछे से डांट रही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट। इस 19th क्वेश्चन में देखो बेटा, यहाँ पर हमें ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और वेलोसिटी। इनिशियली तुम्हारे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एक्स में, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड है जे डायरेक्शन में, विच इज योर बी नॉट। वेलोसिटी अब मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हो चाहे किसी डायरेक्शन में हो, वेवलेंथ का फॉर्मूला बनता है h/mv। इसका मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखेंगे, राइट। हेलो, वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड देखने वाले हैं, करेक्ट। अब ये जो चार्ज है ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, परपेंडिकुलर होता है, तो किस तरीके से घूमता है, सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन में घूमता है तो वेलोसिटी तो यही रहती है ना इसकी, v नॉट, करेक्ट। मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होता ना बेटा इस केस में। वो कब होता है, जब मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तब मेरे पास ये चार्ज पार्टिकल y में भी एक्सिलरेट करता, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी विल रिमेन सेम, तो वेवलेंथ भी क्या रहेगी बेटा, सेम ही रहेगी, लैम्डा नॉट। ठीक है, ये शायद मैंने ग्रुप पे भी इसका जिक्र किया था। तो यहाँ पर ये छोटा सा करते वक्त एरर हो गया था, इसका ध्यान रखना, ठीक है। समझ आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, बैक टू वर्क। ओके, तो वहीं पे सवाल है कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी रीजन में घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो स्ट्रेट लाइन में आपका इलेक्ट्रॉन है। तो कह रहा है क्या मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के अलोंग होगी। हमने क्या पढ़ा था, अगर वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल कितना होगा, 0, क्योंकि पार्टिकल का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q V क्रॉस B। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री, तो V भी साइन 0, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0। फोर्स ही 0 है तो चार्ज पार्टिकल कैसे चला जाता है, विदाउट डेविएशन के, है ना। तो सीधा जैसा आया है वैसा चला जाएगा। तो ये बात, रीजन और असर्शन सही है कि गलत है, सही है ना। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation, right? Option number B. फोर्थ क्वेश्चन बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने सिखाया हुआ है कि अगर मेरे पास रोलिंग मोशन होता है तो रोलिंग मोशन में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बनती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी दो वजह से बनती है, एक तो रोटेशनल की वजह से, दूसरी ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है कि पार्टिकल एक ही जगह पर बैठा बैठा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मान लो किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, रोटेशन हो रही है उसकी। ट्रांसलेशन में क्या होगा, ट्रांसलेशन में आगे भी उसकी कुछ वेलोसिटी होगी और घूमता हुआ जाएगा, जैसे रोलिंग किस में होती है, व्हील में, है ना। पहिया अगर आगे चलता है व्हील, तो वो कौन सा मोशन है, रोलिंग या रोटेशन या दोनों, मतलब रोलिंग मोशन, राइट। तो इस तरीके से अब यहां पर पूछा है कि लीनियर काइनेटिक और रोटेशनल काइनेटिक में हमें रेशो बताओ। तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी बेटा, हाफ, बोलो, लीनियर काइनेटिक हाफ I ओमेगा स्क्वायर,
और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? अरे लीनियर है ना, लीनियर, हाफ mv स्क्वायर, करेक्ट। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बोलो यस और नो। रोटेशनल यस मैम। और ये बराबर। तो अब इसका रेशो करना है। अब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को mv स्क्वायर में लिखते हैं, तो हाफ एज इट इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सॉलिड स्फीयर में? 2/5 mr स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा? v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, राइट। कितना आया? 1/5 mv स्क्वायर। कर दो रेशो दोनों का, तो कितना आ जाएगा? 5/2, राइट। हेलो एवरीवन। लीनियर बाय रोटेशनल, तो लीनियर हाफ mv स्क्वायर था, रोटेशनल 1/5 ऊपर चला जाएगा mv स्क्वायर। मर गया ये, बचा सिर्फ 5/2, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे सब। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, वायर हमेशा सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही ली जाती है, ठीक है। यस बोलो क्या कहना चाहते हो? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये दिया हुआ है एक वायर, वायर का रेडियस दिया हुआ है a, ठीक है। अब इस वायर में देखो सवाल क्या है कि जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके क्रॉस सेक्शन में। तो करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है? इस तरीके से पूरे उसमें आ रहा है, मतलब अगर मैं उसका ऊपर वाला पोर्शन लूं सिलेंडर का, तो यानी चार्ज पूरे में है ऐसे, करंट ऐसे पूरे में बाहर की तरफ आ रहा होगा, पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बोल रहा है कि सेंटर से चलना है और बाहर आर जाना है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस किस तरीके से बढ़ेगी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम निकालते हैं एम्पियर लॉ की मदद से कि बी डॉट डीएल किसके बराबर होता है? म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अच्छा आप मुझे बताओ कि बेटा ई डॉट डीएल कितना होता है? बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई है, ई डॉट डीएल कितना होगा इफ ई इज कंजर्वेटिव फील्ड? एवरीवन 0. वेरी गुड। ई डॉट डीएल क्या होगा? 0 होगा। ओके अगर मेरा फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, सुनो मेरी बात, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स और समय के साथ चेंज हो रहा है, तब क्या जनरेट होगा? फैराडे लॉ याद है? तब उस केस में ई डॉट डीएल किसके बराबर आता है? ईएमएफ की ई बाई डी टी ऑफ d5 डॉट डीएल, डी डॉट डीए, राइट। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। ओके तो बैक टू द बस, क्या कह रहे थे हम लोग? अब हमें सेंटर से चलना शुरू करना है, तो सेंटर से चलना शुरू करो। देखो सेंटर पर बिल्कुल कोई चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल सेंटर पे कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे आगे बढ़ोगे एम्पियर लूप बनाते जाओ, ज्यादा से ज्यादा करंट इनक्लोज हो जाएगा। भाई फॉर्मूला क्या है? आई इनक्लोज। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आई इनक्लोज लिखा हुआ है ना, दिस। ओके तो जितना ज्यादा चार्ज, यानी जितना ज्यादा आप एम्पियर लूप बनाओगे उतना ज्यादा मेरा करंट इनक्लोज होता चला जाएगा। और सारा का सारा करंट कब इनक्लोज हो जाएगा? जब मेरी रेडियस किसके बराबर हो जाएगी? बोलो भैया आप क्या बनाओगे? बी डॉट डीएल। बोलो मैक्सिमम कब हो जाएगी? सरफेस पे। सरफेस पे तुम्हारे पास कौन सी एम्पियर लूप होगी? एम्पियर लूप बनेगी बिल्कुल ऐसी वाली, करेक्ट। तो इसने सारा का सारा चार्ज इनक्लोज कर लिया, यानी यहाँ पर मेरा जो आई इनक्लोज था वो मैक्सिमम हो गया, सारा का सारा आई। तो यानी यहाँ पर जाके ये मैक्सिमम हो जाएगी, तो बड़ी 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 फिर मैक्सिमम हो गई। उसके बाद क्या होगा? जब मान लो आप बाहर किसी पॉइंट पे गए आर पर, उस पॉइंट पर आपने एम्पियर लूप बनाई ऐसे। एम्पियर लूप बनाने के बाद हुआ क्या कि ठीक है आपने करंट तो इनक्लोज कर लिया पूरा का पूरा आई, लेकिन अब तुम्हारे पास आर की जो वैल्यू है वो भी क्या होने लगेगी?
इंक्रीज होने लगेगी। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा, बट करंट मेरा कांस्टेंट है, वो तो बढ़ नहीं रहा है, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या स्टार्ट कर देगी, घटना शुरू कर देगी। बात समझ में आई? बोलो। यस Yes, ma'am. नंबर ए। सिक्स्थ क्वेश्चन, ये क्लास में कराया था मैंने, इफ रिमेम्बर। यस मैम। An insulated container, a gas is adiabatically shrunk to half of its volume। तो टेम्परेचर के साथ क्या होगा? तो साफ पता चल रहा है एडियाबैटिक रिलेशन है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन मेरे पास टीवी गामा -1 है। तो सिंपल सी बात है, ये रिलेशन बन जाएगा T1 अपॉन T2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? V2 अपॉन V1 का गामा -1। यस और नो? इक्वल्स टू Yes, कॉन्स्टेंट ma'am. होता है ना, तो दो गैसेस, दो बार के लिए मैंने ये लगा दिया। T2 कितना पूछा है, तो सेकंड वॉल्यूम किसके बराबर है? फाइनली जो वॉल्यूम है वो श्रंक हो गई है टू हाफ। तो V2 किसके बराबर हो जाएगा? इफ इनिशियल वॉल्यूम इज V, तो फाइनली V/2 हो जाएगा। V1 किसके बराबर मान लो? V के बराबर, गामा -1। V से V कट गया, तो T1/T2 किसके बराबर आया भाई? 1/2 गामा -1। तो अगर मैं रिलेशन भी चेक करना चाहूं तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो टेम्परेचर T2 फाइनल हुआ है वो 2 टाइम्स बढ़ा है। देखो रेशो में आया ना 2, तो रेशो में साफ पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं हुई है, इंक्रीज हुई है। तो ये इक्वेशन फॉल्स हो गई। फ्री एक्सपेंशन में बताया था, फ्री एक्सपेंशन में प्रेशर कितना हो जाता है? फ्री एक्सपेंशन में गैस का प्रेशर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, जिसकी वजह से वर्क डन बाय द गैस वो भी कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय गैस वो भी 0 Zero. है। करेक्ट? Yes, ma'am. सेकंड रुकना। इफ दिस इज हैपनिंग, तो डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू देखते हैं एक बार, ठीक है? इसमें मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस है, गैस चेंज नहीं होगा, वर्क डन 0 है, तो डी क्यूज आएगी कहाँ पर? सारी की सारी एक्सपेंशन में, ठीक है? हाँ, इरिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये इक्वेशन भी कैसी है? ये इक्वेशन ट्रू है, ठीक है? इरिवर्सिबल होती है, वापस रीगेन नहीं कर सकते। तो वो फर्स्ट इज गलत, सेकंड इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर सी, ये 25 का ही PYQ है। क्वेश्चन नंबर 7 इजी था बेटा, ये तो डुएबल था। ये फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है और ये सेकंड कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। इसमें आपको पूछा है कि हमें बताइए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना आता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का? U फाइनल माइनस U इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? K Q1 Q2 बाय R। और मैंने क्या बोला था कि सिस्टम के लिए लिखी जाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो सारे चार्जेस का आपस में क्या बैठा लो? सारे चार्जेस का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी लिखो। जैसे पहली वाली के लिए लिख रही हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ही कितनी थी? तो देखो चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3 और चार्ज 4। तो अभी फिलहाल के लिए Q1 Q2 लिखूंगी, बाद में देख लेना सारे बराबर हैं तो Q0 स्क्वायर हो जाएगा। ओके जी, तो सबसे पहले K Q1 Q2 कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? Q1 Q2 के बीच में A का, तो अपॉन में लिख दिया A। फिर बेटा उसके बाद बताओ Q2 Q3, K Q2 Q3 अपॉन A। उसके बाद क्या है? K Q3 Q4 अपॉन A। तो मैंने Q1 Q2 लिख दिया, और एक सेकेंड, ये Q2 4 है ना, Q2 4 बना लो इसको, Q2 4 लिख दिया और Q3 Q4 लिख दिया। अब मेरा क्या बच गया? Q3 Q1 बच गया, राइट? तो प्लस में लिख दो K Q1 Q3 अपॉन A। हो गए। अब देखो डायगोनल वाले, अब दो डायगोनल के हैं, तो दो डायगोनल के हैं तो साथ में लिख देती हूँ, प्लस 2 मल्टीप्लाई K Q1 और Q4। डिस्टेंस कितना आएगा बेटा डायगोनल का? √2a। चलो 2 हटा दो, बाद में देखेंगे। प्लस एक और देखो कौन सा है 2 और 3 में, K Q2 Q3 अपॉन √2a। करेक्ट? तो मेरे पास इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी आ गई 4 टाइम्स ऑफ K Q0 का स्क्वायर अपॉन A, और 2 टाइम्स कितना है? K Q0 का स्क्वायर अपॉन √2a, राइट? फाइनली किसके बराबर हो जाएगी? फाइनल लिख लोगे?
फाइनल देखो आपने इनको मिड पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया है, ये मिड पॉइंट पे बिठा दिए हैं ऐसे। तो मेरे को बताओ फाइनली बेटा, एक तो ये दिख रहा है के क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितनी है, a/√2, क्योंकि मिड पॉइंट पे है ना बेटा जी। इफ दिस इज a/2, दिस इज a/2, तो ये ग्रीन वाला कितना आएगा, a/√2। तो ये a/√2 हुआ। ऐसे कितने हैं मेरे पास, 4, 1 2 3 4, 4 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब दो डायगोनल भी है, ये देखो ये वाले, तो +2 के क्यू नॉट स्क्वायर, इनकी दूरी कितनी है बेटा जी, कंप्लीट a, पूरी a है ना इनकी दूरी, तो यस मैम। अपॉन a। तो क्या इनको अब प्लस माइनस कर लोगे, u फाइनल माइनस u इनिशियल हो जाएगा। Yes, ma'am. यस अब सिर्फ प्लस माइनस करना रह रहा है, कर लेंगे सारे जने। मनीषा हो जाएगा बेटा। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है कि हमें वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड में बेटा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, r इक्वल्स टू, r दिया हुआ है तो वेलोसिटी dr/dt हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10t i कैप और -5j कैप। तो ये वेलोसिटी आ गई, t की वैल्यू 2 रखो तो ये हो गया 20 i कैप -5j कैप। मैग्नीट्यूड निकाल लोगे इसका, 20 का स्क्वायर करोगे प्लस 5 का स्क्वायर करोगे, देख लेना ये कितना आंसर आता है, राइट। आप एक बार चेक कर लेना ये कितना बनता है। उसके बाद देखो इसने एंगल पी पूछा है, तो अब जो तुम्हारे पास ये वैल्यू आई है ना, इसको आप रीड्रॉ कर दो एक्स और वाई एक्सिस में। मेरे पास एक्स एक्सिस में कितना है 20, वाई में कितना है 5, लेकिन नेगेटिव वाई में है तो डाउनवर्ड्स बनाना ऐसे, 5 की वैल्यू ऐसे, नेगेटिव में है तो विद डायरेक्शंस बनाएंगे। तो मेरा कुछ रिजल्टेंट यहां आएगा। अब हमें एंगल निकालना है, तो देखो ये एंगल होगा थीटा, यस और नो। ये वाला मेरा बनेगा, अब मुझे टेन थीटा फाइंड करना है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मेरा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना 5, और ये बेस हो जाएगा कितना 20। तो परपेंडिकुलर हो गया 5, बेस हो गया 20, तो कितना आया मेरा 1/4, राइट। तो थीटा मेरा कितना आया बेटा, 10 इनवर्स ऑफ 1/4। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं आंसर क्या कह रहा है। अब मेरा जो ये थीटा बनाया है ये किस एक्सिस के साथ बना है बेटा, आप बताओ, प्लस एक्सिस के साथ। 10 इनवर्स जो ये एंगल आया है ये कौन सी एक्सिस के साथ आया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अब देखो इसने बोला हुआ है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कितना बना है 10 इनवर्स 4, तो इसका मतलब ये तो गलत है क्योंकि मेरा तो 1/4 आ रहा है। फिर देखो इसने बोला है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कितना आया है 10 इनवर्स 4, यानी ये क्वेश्चन भी गलत है ऑप्शन। तो इसका मतलब ए और सी में से होगा। अब देखो इसने वाई एक्सिस में बनाया है, तो वाई एक्सिस का मतलब है कि मेरा एंगल ये वाला बनेगा, वाई एक्सिस वाला। ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, हाँ या ना, वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल निकालना चाहो तो ये वाला निकाल लेना। इसके लिए कैसे करना पड़ेगा, ये थीटा है तो ये अपॉन वाला, देखो टेन थीटा 1, देखिए सारे जने, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा आपकी बार, और ये बेस हो जाएगा, राइट, हाँ या ना। तो परपेंडिकुलर कितना है आपकी बार 20, और ये बेस कितना हो जाएगा आपकी बार 5। तो अब आ गया 4, ठीक है। बाकी सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, पता ही चल रहा है मैग्नीट्यूड से ही आंसर आना है, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम दे रखा है। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, यू कैन फाइंड आउट। ओके जी, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कर सकते हो, 2-3 तरीके हैं करने के। या तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के वेलोसिटी निकाल लो कि किसकी कम है किसकी ज्यादा है, या सीधा एक फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का, क्या जी साइन थीटा, क्या फॉर्मूला है 1 प्लस इनर्शिया अपॉन mr स्क्वायर। जिसकी एक्सीलरेशन ज्यादा बेटा वो जल्दी पहुंचेगा, यस और नो, हाँ या ना।
भाई देखो इसमें सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो सारे बच्चे। ये कह रहा है कि मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल थीटा है। मैं पहली बार सॉलिड स्फीयर को फेंक रहा हूं, जो ऐसा स्फीयर है जिसका मास m है और मान लो जिसकी रेडियस r है। फिर मैं दोबारा से एक होलो स्फीयर को वहां से ड्रॉप करता हूं जिसकी रेडियस एंड मास सेम है एज सॉलिड स्फीयर। तो इसका मतलब है दोनों के मास और रेडियस को कांस्टेंट कर दिया गया है। गॉट इट। इसके बाद हमसे पूछा है कि बताइए कौन ज्यादा समय लेगा कौन कम समय लेगा। इसमें आप एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हो। कैसे? हाईएस्ट पॉइंट पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे जैसे रोल करता हुआ आएगा, क्योंकि रोलिंग मोशन है साफ दिख रहा है, ऐसे ऐसे रोल करता हुआ आएगा। तो रोलिंग मोशन है तो यहाँ पर इसके पास कैसी होगी काइनेटिक एनर्जी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा, विच इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसको आप mgh के बराबर कर सकते हो और यहाँ से वेलोसिटी निकल आएगी। एक तो ये तरीका है और एक तरीका है एक्सीलरेशन निकालने का। मैं एक्सीलरेशन से करवा रही हूँ। तो देखो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू g sin थीटा, फॉर्मूला याद रखना है सबने, 1 प्लस सॉलिड स्फीयर के लिए निकाल रही हूँ a1 एक्सीलरेशन 1। बेटा सॉलिड स्फीयर के लिए मुझे बताओ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर। mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कट गया, 5 एलसीएम ले लो, इधर बच जाएगा 5, 5 ऊपर चला गया तो कितना आया मेरा ये 5/7 g sin थीटा। एक्सीलरेशन सेकंड कितना आ जाएगा, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस होलोस्फेयर। होलोस्फेयर का इनर्शिया कितना होता है 2/3 mr स्क्वायर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हेलो, हेलोस्फेयर का एरिया यही होगा इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर डिवाइड करेंगे mr स्क्वायर से। तो mr स्क्वायर से mr स्क्वायर चला गया, 3 का मैंने एलसीएम लिया तो इधर 3 हो गया, ऊपर 3 चला गया। तो a2 कितना आया बेटा 3/5 g sin थीटा। किसकी एक्सीलरेशन ज्यादा है? किसकी एक्सीलरेशन ज्यादा है? सॉलिड वाले की 5/7 है और इसकी 3/5 है। तो देखो किसकी ज्यादा है एक्सीलरेशन? 5/7 वाले। 5/7 यानी सॉलिड स्फीयर जल्दी पहुंच जाएगा, मतलब क्योंकि उसकी एक्सीलरेशन ज्यादा है। तो सॉलिड स्फीयर रीच फास्ट और टेक लेस टाइम, लेस समय में पहुंच जाएगा। तो मतलब सिंपल सी बात है, T1 का समय कम है, T2 का समय ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 2025 में ही पूछा गया है। तो रोलिंग मोशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, रोलिंग मोशन में एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th पे बाद में आएंगे, इजी है वैसे तो। 11th कर लिया था एवरीवन? कराया है मैंने क्लास में 11th? कर ही लिया होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर बोला है कि मेरे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। इन n नंबर ऑफ चार्जेस को हम घुमाना शुरू करते हैं ओमेगा से। इस n नंबर ऑफ चार्जेस को ओमेगा से घुमाया, ठीक है, ओमेगा से घुमाया तो चार्जेस घूमेंगे तो सिंपल सी बात है करंट जनरेट होगा। अब इन्होंने 2 एम्पियर लूप बना दी, तो तुम्हें बताना है कि उस एम्पियर लूप से कितना करंट पास हो रहा है। एक लूप है बी और एक लूप है ए। अब देखो जो लूप बी बनाई गई है, लूप बी में से एक तो करंट, सपोज करो एक एम्पियर लूप जो भी होती है उस एम्पियर लूप की डायरेक्शन होती है, ठीक है। सपोज करो आपने इस एम्पियर लूप की कोई भी डायरेक्शन है, वॉट एवर बी द डायरेक्शन, लेकिन साफ साफ दिख रहा है एक पॉइंट से करंट एंटर करेगा और एक पॉइंट से करंट बाहर निकलेगा। भाई दिस इज द सर्कल, है ना, ये जहां पर नंबर ऑफ चार्जेस हैं, इन चार्जेस को घुमाओगे तो घुमाने से सिंपल सी बात है करंट बनेगा। अब उस करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी तो होगी, उस करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। सपोज ऐसे है तो एक पॉइंट से सिंपल सी बात है निकलना है और एम्पियर लूप के दूसरी तरफ से उसने एंट्री करनी है। तो नेट अगर मैं बी डॉट डी एल लगाऊं इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, तो एक बार बताओ इस बी वाली एम्पियर लूप से आई इनक्लोज्ड कितना हुआ? इनक्लोज तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, सारा जितना एंटर है उतना बाहर निकल गया। तो आई इनक्लोज 0 है, किसमें? सेकेंड लूप में। ए लूप देखो, ए लूप बहुत स्मॉल है, ए लूप तो बहुत छोटी सी है, ये रही ए लूप,
तो या तो करंट एंटर कर रहा होगा या बाहर जा रहा होगा, मतलब नेट करंट इनक्लोज तो हुआ है, ठीक है। तो ए के लिए लगाओगे फॉर्मूला, करंट पूछा है, करंट किसके बराबर होगा, चार्ज अपॉन टाइम। अब एक चार्ज तो है नहीं मेरे पास, कितने चार्ज हैं, n चार्जेस हैं, तो करंट किसका द्वारा बनेगा, एन क्यू, टोटल नंबर चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। तो मुझे बताओ यहाँ पर टाइम पीरियड कैसे लिखते हैं भाई, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है पूरे सर्कुलर लूप का, 2 पाई आर। वेलोसिटी किसके बराबर होगा, आर ओमेगा के बराबर। आर से आर कैंसिल हो गया, मेरे पास करंट कितना आया, एन क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जरा मैच कर लो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी, क्लास में बहुत बार कराया हुआ है ये क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन हो गया था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ये मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, कुछ इस तरीके से अपना स्लोप आता है, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आएगा, बिल्कुल लीनियर ग्राफ है। ए ऑप्शन क्या है, ट्रू, क्योंकि हम इसे y इक्वल्स टू mx प्लस c से भी मेजर करते हैं। इक्वेशन क्या बनती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर होता है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख देते हो पोटेंशियल की टर्म में, EV नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव। V नॉट किसके बराबर आ गया, H अपॉन E न्यू माइनस फाइव। तो यहां से मेरे को स्लोप किसके बराबर दिख रहा है भाई, y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे सारे बच्चे। x तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, स्लोप क्या हो गया, h अपॉन ई। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, फॉल्स, ठीक है। c क्या है, सही है कि गलत है, c h इज रिलेटेड टू द स्लोप, तो भाई h जो है स्लोप से तो रिलेटेड है। थर्ड इक्वेशन क्या हो गई, सही हो गई। फोर्थ बोलो, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन h। ये तो मुझे सही लग रहा है, ये कह रहा है कि h निकालने के लिए, ये क्वेश्चन गलत है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन h। मैम स्लोप h बाई e होगी तो चार्ज तो पता होना चाहिए मैम, तभी h निकलेगा। स्लोप तो इसने बोला ही ना, इसने बोला है टू डिटरमाइन h। हाँ तो मैम स्लोप निकाल के ही तो h की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए चार्ज भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अभी इसको डी को होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। ई वाला क्या कह रहा है, द वर्क फंक्शन कैन बी एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एच। ये तो ठीक है, वर्क फंक्शन तो सिर्फ फाइव बाई ई ही हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे एच की वैल्यू नहीं चाहिए, वर्क फंक्शन क्या है, फाइव बाई ई, तो हमें एच नहीं चाहिए, ई क्या है, ट्रू है ना, विदाउट नोइंग, तो ये हो गया ट्रू। तो मेरे कौन कौन से ट्रू है भाई, ए ट्रू है और सी ट्रू निकाला है हमने, और ई ट्रू निकाला है, और बी फॉल्स है, तो बी से ये कट गया, और ए सी ई, इससे तो ऑप्शन नंबर सी ठीक आ रहा है। डी का क्या करें, डी तो कुछ गड़बड़ लग रही है, गैस क्या लिख रहा है ये, क्या, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। ठीक है, तो सी बेटा ठीक हो जाएगा। 13 तो सबने कर लिया होगा बेटा, मैं करा करा के थक गई इस क्वेश्चन को। पाई R1 R2 बाई 2, एरिया अंडर द कर्व निकाल लेना, ठीक है। बस थोड़ा यूनिट्स का ध्यान Yes, रखना, ma'am. इसी में है और ये केपीए में है। फिफ्थ हो गया था, ये कौन सा गेट बनेगा 14th पे। देखो 14th कैसे करना है, ये एक बार क्लास में भी कराया था, फिर शायद एक बार आया था ये। इसमें क्या कह रहा है कि एक फोटोग्राफ है ऑफ ए लैंडस्केप
which is captured by a drone camera which is at a height of 18 किलोमीटर। तो हमारे पास एक ये लैंडस्केप है, ठीक है, और लैंडस्केप का एरिया दिया हुआ है 400, यानी ये वाला 200, ये वाला डिस्टेंस 200, हाँ 20 सॉरी, है ना, 20 बनेगा, ये बना 20 और ये भी बना 20, तो ये हमारा एरिया हुआ। यहाँ पर मेरा फोटोग्राफ है, कैमरा है, ड्रोन कैमरा 18 मीटर की हाइट के ऊपर, 18 किलोमीटर्स की हाइट पे। कह रहा है कि कैमरे का साइज कितना है, द साइज ऑफ द कैमरा फिल्म इज दिस एंड द एरिया ऑफ द लैंडस्केप फोटोग्राफ इज दिस, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, तो कैमरे की जो फिल्म है, जिस पता है ना फिल्म पे रिकॉर्डिंग होती है, तो उस फिल्म में का जो साइज है वो इतना है। ठीक है, तो ये मेरे पास हुआ फिल्म का साइज। ओके, अगर हम देखें तो अगर मैं फिल्म का साइज देखूं विच इज योर जस्ट सेंटीमीटर, तो ये 18 किलोमीटर तो कैसा डिस्टेंस हो गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया, करेक्ट, ये तो इन्फिनिटी डिस्टेंस हो गया। अगर हमारे पास डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, तो इमेज बनती है फोकस पर। तो इसका मतलब ये है कि जो कैमरा का जहां पर तुम्हारा ये फिल्म है यहीं पर इमेज बन रही है और यही मेरा क्या डिस्टेंस होगा, फोकस वाला डिस्टेंस होगा। ठीक है, साइज भी दिया हुआ है फिल्म का 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, और यही मेरी इमेज का भी साइज होगा, राइट, साइज ऑफ इमेज भी यही होगा ना। एक बार बेटा मैंने तुम्हें एरियल मैग्निफिकेशन लिखवाई थी, एरियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, एक बार मुझे याद दिलाओगे, एम स्क्वायर, एरियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, एम स्क्वायर। किसी को एरियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद नहीं है, बताओ कैसे बच्चे हो तुम। उससे ये आसानी से हो जाएगा। हाँ, area of image upon area of object। एम स्क्वायर था उसमें मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, हमें v और u चाहिएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा 18 किलोमीटर पे है, u तो वही हो जाएगा, एक सेकंड देना, मैं एक बार फॉर्मूला देख लेती हूँ उसका, तुम्हारी रिसोर्स शीट में होगा ना, याद तो मुझे भी नहीं रहता फॉर्मूला, तुम लोगों को तो होना चाहिए भाई याद। मैम क्या मैम, मैम एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर था शायद। यस मैम। यस मम्मी। अच्छा, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू एम स्क्वायर था, राइट। यस मैग्निफिकेशन, एरिया ऑफ इमेज, इमेज का एरिया दे रखा है मुझे 400, वो इमेज का एरिया कितना है, ये रहा 2 इंटू 2, यानी 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना, -4 -4, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है, 6 7 8 हो जाएगा, ये 8 कर दो इसको, 4 से 4 कट गया। मैग्निफिकेशन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की पावर ऊपर जाकर 4 है, 4 ही हुआ ना प्लस का, मैम 12 हो जाएगा, -12 होगा ना। अच्छा ये माइनस में जाएगा ना, किलोमीटर है तो इसको मैं मीटर्स में लिखूंगी, तो 10 की पावर 12 हुआ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6, -12 होगा ना। -12 हुआ तो मैग्निफिकेशन -6 आई है, -6। और मैग्निफिकेशन को क्या लिख सकती हूँ मैं, v बाय u लिख सकती हूँ बेटा, इक्वल्स टू 10 की पावर -6। v क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या फिर हाइट ऑफ इमेज से करोगे, v बाय u, दो चीजें है ना, एक तो मैं लिख सकती हूँ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है
हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना क्या है, फोकल लेंथ, राइट। तो हाइट ऑफ इमेज मेरी फोकल लेंथ ही होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 18 किलोमीटर्स। किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, 10 की पावर 3 इक्वल टू 10 की पावर -6। देखना ये कितना आया है, 10 की पावर -3, राइट। तो ये कितना आया है मेरा आंसर, किलोमीटर्स में आया है ना ये, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1.8 सेंटीमीटर। अरे वाओ, सुनो बेटा, ये क्वेश्चन एरियल मैग्निफिकेशन से सॉल्व हो गया, देख रहे हो कितना इजीली। हेलो, Yes, ma'am. इसका आंसर नहीं है कहीं पर भी, देखोगे पता नहीं क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। देखो कितना अच्छे से कर लिया हमने। एरियल मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन है तो हम इसी से टारगेट करेंगे ना। मैंने मैग्निफिकेशन का स्केयर लिया, दोबारा सुन लो, AI/AO। मुझे इमेज का एरिया दे रखा है, तो मैंने तुम्हारे सामने सॉल्व करके मैग्निफिकेशन निकाली 10 की पावर -6। ठीक है, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो -V/U और दूसरा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मुझे हाइट ऑफ इमेज दे रखी है, या फिर V/U से भी कर सकते हो, कि फोकस से ही तो दूरी लेते हो, कि ये मेरा यहाँ पर कैमरा होगा, इस कैमरे से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है भाई, 18 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 18 हो गया, U 18 किलोमीटर्स, V क्या है, इमेज कहाँ बन रही है, पोल से फोकस की दूरी पर। तो पोल से फोकस की दूरी कितनी रहने वाली है, F ही रहने वाली है एवरीवन। ये मैंने V/U से किया है, गॉट इट। यस। राहुल समझ आ रहा है। देखो Yes, madam. वो जो कैमरा है, उस कैमरे का जो लेंस है वही पोल है, उस लेंस से थोड़ी सी दूरी पर जहां पर फिल्म है वही वही फोकस है जहां मेरी इमेज बनेगी। तो अगर किलोमीटर्स में मैं सेंटीमीटर्स को कंपेयर करने लगूं तो वो डिस्टेंस बहुत स्मॉलेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पोल से फोकस की दूरी डायरेक्ट F लिख दी, पोल से ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट दूरी 18 किलोमीटर लिख दी। ये किसी को समझ में आया कि हम ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। V/U, V इज इमेज, इमेज कहां बनी है, V, जो देखो मैंने यहाँ पर V लिखा है, दिस V इज योर इमेज, जो कि मैंने फोकस लिखा है। U क्या है, 18। तो यहां से फोकल लेंथ पटाक से कितना आ गया, कितना इजीली, 18 इंटू 10⁻³ ऑल इज इन किलोमीटर्स, मीटर सेंटीमीटर में बन जाएगा। किलोमीटर है तो मीटर में 10 की पावर 3 करूंगी ना, तो 18 मीटर हुआ ये तो, 18 मीटर। सेंटीमीटर फिर ये 0.18 आना चाहिए, कुछ यूनिट में गड़बड़ कर दी थी। 11 12 12 6 18 किलोमीटर 10 की पावर 3, 0.18 आ रहा है क्या सेंटीमीटर में। अच्छा ये हमने मीटर्स में बनाया है ना, 10 की पावर 3 सब मीटर में है ना, किलोमीटर थोड़ी है, ये मीटर है सब चीज। तो ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में कितना बनेगा, मैम 1.8 सेंटीमीटर होगा। 18 इक्वल्स टू 10 की पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर्स। सेंटीमीटर के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, 100। मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 100 से करेंगे। तो ये 2 से मेरा ये कट गया तो एक पावर बचेगी, तो हाँ ठीक है, तो फिर सही आया है 1.8। ठीक है, तो यार ये एरियल मैग्निफिकेशन से डील करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग, गॉट इट। अब इससे बेस्ट वे नहीं हो सकता इस सवाल के लिए, कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें ये सॉल्यूशन कंप्लीट इंटरनेट पे। ठीक है, तो इससे टारगेट करो। मेरे को भी अभी एकदम से स्ट्राइक किया कि हम एरियल मैग्निफिकेशन से भी तो कर सकते हैं। ओके 15th कर लोगे, संदीप समझ आया ये, Yes, ma'am. सुमित। यस मैम। तो इसीलिए कहते हैं देखो फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूले अगर नहीं पता होते तो ये क्वेश्चन टारगेट नहीं हो पाता। ओके 15वां क्या, कौन सा गेट है ये और गेट है, ये नॉर गेट है, और प्लस नॉर मिलाओगे तो क्या बनेगा, ओके दो नॉर गेट मिला के क्या बनता है, दो नॉर गेट से और बनते हैं ना, यस।
दो नैंड गेट से क्या बनता है? एंड गेट पढ़े हैं ना, ये बनाने सिखाए हैं। तो यहाँ पर एक नॉर है और एक और है, तो क्या बनेगा? सिर्फ नॉर गेट। दो हो जाते तो और बनता, अब और प्लस नॉर है तो सिर्फ नॉर बनेगा, तो यानी ये कौन सा गेट है? नॉर गेट। तो नॉर गेट की ट्रुथ टेबल बना लो, क्या होगी? चलो, इसने बोला है कि हमें बताना है कि कहां पर लो आउटपुट मिलेगा। अगर एक्स और वाई जीरो है तो भैया एक्स जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो का उल्टा करो 1 नॉर गेट में। जीरो बी वाला देखो, 0+1, 0+1 क्या मिलेगा? 1। नॉर है तो 1 का उल्टा करेंगे 0। सी वाला देखो 1+0, 1+0 1, 1 का उल्टा करोगे 0। डी वाला 1+1, 1+1 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 1 का उल्टा करेंगे 0 मिलेगा। तो भाई लो आउटपुट किस में मिल रहा है मुझे? बी सी डी तीनों में मिलेगा, ऑप्शन सी। या तो ए एलिमिनेशन से भी काम चल जाता, देखो कैलकुलेट भी नहीं करना। जिस बच्चे को नहीं पता चल रहा वो ए एलिमिनेशन से भी कर सकता था, ठीक है, पुट कर करके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जिसको एक फॉर्मूला आता होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल है, वो इस क्वेश्चन को लगा लेगा, ठीक है। तो अब अगर तुमने नहीं पढ़ रखा तो रहने देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो याद रखना एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, एक तो पीसी और दूसरा एमसी स्क्वायर। 18वां भाई ये क्वेश्चन में 17वां एक और बता दो। कौन सा वाला? ये 17वां मुझे समझ नहीं आया था। 17th क्यों? मैम ये यही वाला तो था जो मैं बना नहीं था मेरे से। तो ये यूनिट एंड डायमेंशंस का क्वेश्चन है, ये दिया हुआ यूनिट मैम एंड लग डायमेंशन में। अच्छा, मैम लग तो इसी का रहा था। ना ये नहीं है यूनिट एंड डायमेंशन का, यही है शायद, इन्होंने यूनिट एंड डायमेंशन में डाल दिया इसको, ठीक है। बाकी मैंने ये रिलेशन लिखवाया भी है गर्व, अब अगर क्लास में डेली आएगा तो कुछ पता रहेगा, ठीक है, क्लास मिस कर दोगे तो यही होगा फिर। देखो एनर्जी एक तो पीसी के बराबर होता है, ये रिलेशन आता है E इक्वल्स टू पीसी, एक एनर्जी एमसी स्क्वायर होती है, ये दो फॉर्मूले होते हैं। अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे एनर्जी स्क्वायर, और बाकी इनका वो भी देखोगे कि इक्वेशन किसके साथ मैच कर रही है, ठीक है, तो इसी के साथ करेगी। तो P का स्क्वायर करो, P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर हो जाएगा और C का स्क्वायर फिर हो जाएगा 4। बस ऐसे ये रिलेशन याद करा जाता है। बाकी इसका प्रूफ है वो रिलेटिविस्टिक अप्रोच के साथ आता है, वो प्रूफ काम का नहीं है, ठीक है। ये रिलेशन ऐसे ही याद रखना है। तरीका बता दिया, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दे, ठीक है, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करो और ऐड कर दो, दैट्स इट। गौरव ठीक है जी। ठीक है मैम। तुम्हें ये फॉर्मूला याद है E इक्वल्स टू पीसी कैसे आया है? नहीं याद है ना, तो देखो कैसे आया है। E किसके बराबर तो होता है? फोटोन की एनर्जी h c बाय लैम्डा। h बाय लैम्डा क्या होता है? डी ब्रुगली वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। p इज मोमेंटम, p को उधर ले जाओ, h अपॉन लैम्डा क्या बन गया? p बन गया, तो h बाय लैम्डा की जगह p रख दो, तो ये क्या बन गया? pc, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा से याद रख लेना। ओके 18th बोलो, 18th हो गया। कब ने किया होगा? जिसने 18th नहीं किया वो अभी मेरी क्लास से बाहर चले जाओ, जिसने 18th नहीं किया होगा, मैंने इतनी बार कराया है ये। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मनीषा कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा? दोनों स्फीयर पे एक चार्ज है और एक अनचार्ज है। देखो सवाल पढ़ो मनीषा। सिमरन तुम पढ़ो। मैम Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा। हाँ, दोनों का चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा? दोनों पे हाफ हाफ, राइट, हाफ हाफ। हाफ हाफ, वेरी गुड। तो देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो गया फिर? फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। आपके पास Q1 Q2 की वैल्यू भी है, कितना? 2 इंटू 10⁻⁻8 गुलाम। आपके पास फोर्स भी दे रखा है 9 इंटू 10⁻³ सारी वैल्यू पुट करके R आ जाएगा, यस मैम। ठीक है।
फिर उसके बाद देखो Yes. क्वेश्चन नंबर 19 है ना, 19 में कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी बताओ कि काइनेटिक एनर्जी का एक्स के साथ क्या फंक्शन आएगा। पार्टिकल कर रहा है ऑसिलेट, ऑसिलेशन में है, पार्टिकल 0 से 1 के बीच में घूम रहा है और ये बीच में 1/2 है। तो इसका मतलब ऑसिलेशन का मतलब होता है पार्टिकल एसएचएम है, एसएचएम में है, घूमेगा। जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशंस पे होता है तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होती है एक्सट्रीम पोजीशंस पे, वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम, राइट। तो ये देखो जहां पर ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं वहां पर सी वाले में वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम है, तो सी गलत। बी वाले में एक्सट्रीम पोजीशन 0 और 1 पे ये वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दे रखी है, तो बी गलत। तो यानी या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा, राइट। ये ग्राफ एसएचएम इक्वेशन में एज इट इज ड्रॉ करवा रखे हैं, या तो बी होगा या सॉरी द आंसर इज ए या आंसर इज डी। तो कैसा ग्राफ आता है भाई बताओ, कौन सा आना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग। ये देखो 0 से ऐसे 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 पीक पे जाएगा कि ए वाला, तो ए वाला ग्राफ आता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का ये जो सी वाला ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, सी ग्राफ इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये ग्राफ आएगा आंसर नंबर ए। ओके 20 वाला बोलो, 20 वाला हो गया था। 20 देखो क्या कह रहा है कि मेरे पास एक तो ये वाला पोलराइजर है P1 और हमारे पास P2 पोलराइजर है, ठीक है। इस दोनों पर हमारे पास एक वेव आ रही है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, जिसकी इंटेंसिटी है कितना I0, ठीक है। I0 इंटेंसिटी है तो बेटा मुझे बता दो P1 से कितनी इंटेंसिटी पास होगी इफ दिस I0 इज अनपोलराइज्ड। तो P1 से कितना पास होगा, कितना इंटेंसिटी I0/2। बहुत बार करा चुकी हूं कि अगर मेरे पास अनपोलराइज लाइट किसी भी पोलराइजर पर इंसिडेंट होगी तो वहां से बस आधी इंटेंसिटी ही जाएगी, तो I0/2। यहां से भी कितना जाएगा I0/2, ठीक है। अब ये दोनों गई स्लिट में, ये दोनों अभी स्लिट में गई हैं, तो स्लिट से एज इट इज पास हो जाएंगी, ये भी पास हो गई। जैसे ही यहां से पास होंगी यहां क्या मिल गया, पोलराइजर मिल गया। कैसा, थर्ड पोलराइजर। अब ये जो तीसरा पोलराइजर है ये पहले और दूसरे वाले के साथ कितने एंगल पे है, इसकी पोलराइजर एक्सिस पहले और दूसरे के साथ कितने एंगल पे है भाई, 45 डिग्री दिया हुआ है ना, 45 डिग्री। तो मुझे बताओ क्या बताओगे तुम, यहां से कितनी इंटेंसिटी पास होगी और यहां से कितनी होगी, ऊपर वाले से। क्या फॉर्मूला है, मेलिस लॉ बताओ, I0 cos स्क्वायर थीटा। I0 वो होता है जो वैल्यू इंसिडेंट हुई है, थर्ड पोलराइजर पे कितनी इंसिडेंट हुई है भाई, I0/2। तो I0/2 इंसिडेंट हुई है, एंगल 45 डिग्री का है विच इज योर 1/√2। 1/√2 का 2 बार स्क्वायर करोगे तो कितना इंटेंसिटी पास हुआ यहाँ से, I0/4। सिमिलरली नीचे वाले से भी 45 सेम केस है, तो यहां से भी I0/4 की इंटेंसिटी पास होगी। तो यानी दोनों जगह से I0/4 I0/4 निकल गया। बट ट्रिक आई यहां से, क्वेश्चन में आगे जो दिक्कत करा वो यहां से स्टार्ट हुआ कि इंटेंसिटी बताओ आफ्टर P3 व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव। इसका मतलब है कि अब लाइट वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस आ गया, ठीक है। पाथ डिफरेंस कितना आया है, λ/3 का, ओके। तो इसका मतलब है यहां से जाने के बाद लाइट वेव्स जो है इंटरफेयर करेंगी तो उनके बीच में रिजल्टेंट कितना होगा हमें ये बताना पड़ेगा। तो कितना होगा भाई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोलो, I1 स्क्वायर I2 का स्क्वायर प्लस 2 I1 I2 cos थीटा। यस मैम। अब हमें पाथ डिफरेंस की वजह से फेस डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि कितना है।
तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यस मैम। 2 पाई बाय लैम्डा, डेल्टा एक्स हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है लैम्डा बाय 3, तो कितना हो गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 पाई बाय 3 विच इज योर 120 डिग्री, 120 डिग्री आ गया। 120 डिग्री लिख दोगे विच इज योर माइनस का 1/2, तो ये माइनस का साइन 1/2, 2 से 2 कट गया, इंटेंसिटी बराबर है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, आई के बराबर, विच इज योर I0/4 ओनली, क्योंकि बराबर है ना I1 I2, दोनों I0/4 है, देखो तो बराबर है ना, तो इसको यही तो लिख सकती हूँ मैं, I0 का स्क्वायर प्लस I0 का स्क्वायर माइनस 2 I0 का स्क्वायर, 2 सॉरी कट गया था, तो ये कट जाएगा स्क्वायर से I0, तो I0 क्या है, I0/4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी आंसर आ जाएगा। समझ आया सबको? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 22 का हो गया था, बहुत इजी है। नंबर ऑफ फोटॉन्स और पावर एक ही रिलेशन है, दो सोर्स दे रखे हैं भाई मेरे पास, पावर सॉरी नंबर ऑफ फोटॉन्स के क्या फॉर्मूला है, सारे जने बताएंगे क्या फॉर्मूला है फोटॉन्स का, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। राइट, यही फॉर्मूला है ना, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। पावर गिवन है मुझे, मेरे पास दो सोर्स हैं S1 और S2, दोनों सोर्स के पावर का रिलेशन कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, दोनों का रेशो दिया हुआ है। एक में नंबर ऑफ फोटॉन्स दिए हुए हैं कितने पर सेकेंड, लैम्डा दिया हुआ है, दूसरे में भी लैम्डा दिया हुआ है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे हैं, तो यानी पावर का रेशो कर दूं P1 अपॉन P2। पावर किसके बराबर हो जाएगी, नंबर ऑफ फोटोन पहले वाले सोर्स की एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन N2 मल्टीप्लाई एनर्जी ऑफ सेकेंड फोटोन। राइट, P1/P2 कितना दे रखा है, 2, नंबर ऑफ N1 कितना दे रखा है, 2 × 10⁵ फोटोन्स। एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, Hc अपॉन λ1, λ1 कितना है 600। N2 मुझे फाइंड करना है, E2 क्या हो जाएगा, Hc, λ2 ऊपर चला गया, λ2 भी कितना दिया हुआ है 300 नैनोमीटर। Hc से Hc कट गया, ये 300 2 टाइम्स कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो भाई क्या आया, ये आया 2 = 10⁵ अपॉन N2। क्या हुआ फिर, तो ये आया 2N2 = 10⁵। कुछ गलत किया क्या, अच्छा ये 10⁻15 है, 15 है ये पावर, ठीक है ठीक है। N2 देख लो कितना आ रहा है फिर, N2 = 1/2, 1/2 यानी 0.5 10⁻15, और N2 कितना हो जाएगा 5 × 10⁻14। तो आंसर क्या आया इसका 5। बोलो ये किया था कि नहीं किया था सवाल, राहुल? यस मैम। क्या था ये, यस मैम किया था। वेरी गुड। 21 भी बहुत आसान है। 21 एक बार यहाँ से जाके अब देखना 21 वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। 21वां क्वेश्चन तुम देखोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ती हूँ। ओके, अब कौन सा क्वेश्चन देखें, सेंटर ऑफ मास वाला तो नहीं देखे। 25वां हो गया था, ये सब बच्चे करके आए हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, ठीक है। 24 फिर बताओ, 24 कराऊं? बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगा लोगे, dp अपॉन डेल्टा v अपॉन v। बल्क मॉड्यूलस मुझे दिया हुआ है, dp निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.2%, कर लेंगे। चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है 0.2, तो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू लिख देना 2.1 × 10⁹ = dp निकालना है।
चलो पेपर तो डिस्कस हो गया। डेल्टा वी बाय बी 0.2%, यानी कर लेना है ना, इसका 2% हटा लेना भाई। आदित्य इतनी जल्दी आके क्या किया है क्लास में? अच्छा, और थोड़ा लेट आ जाते कोई बात नहीं, जेई का रिजल्ट ही बता देते सीधा, थोड़ा और लेट आ जाते। डीपी अपॉन डेल्टा वी बाई वी 0.2%, तो 0.2 अपॉन 100, ठीक है, 100 ऊपर चला जाएगा। तो बस ये सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर डीपी। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था 24 और 25। तो आई होप पेपर तो बहुत इजी था, मुझे तो या तो फिर तुमने सब पढ़ लिया है या पता नहीं पेपर ही कुछ ज्यादा इजी बन रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। और सब्जेक्ट में भी इतने नंबर आ रहे हैं क्या तुम्हारे, 80 नंबर? हैं? हेलो एवरीवन, क्या हो गया भाई, क्यों हंस रहे हो इतना? राहुल तो बहुत हंसता है, सक्षम भी हुआ क्या? ठीक है देन एवरीवन। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। मैम क्लासेस और कब तक लगेंगी? क्लासेस क्लासेस बस, अब तो तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट है मेरी तरफ से, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 2-3 दिन और लगेंगे, आई थिंक 18 तक है शायद। सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए सुमित? यस मैम, वही पूछ रहा था। सबको चाहिए टाइम? देखो अभी सब टीचर्स का सिलेबस हो गया है, अब 3-4 दिन जो भी बचे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, ठीक है। मैं भी कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगी, खुशबू मैम भी कुछ नया नहीं पढ़ाएंगी। इफ यू वांट कि सेल्फ प्रैक्टिस टाइम चाहिए तो यू कैन पुट डाउन द मैसेज ऑन योर चैट बॉक्स, ठीक है, जो तुम्हारा वो है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आप लिख सकते हो। जितने ज्यादा बच्चे उस पर एग्री करेंगे किसको जो है, अच्छा सुमित तुम्हारा 21 को है ना, ठीक है भाई। Yes, जिनका जिनका 21-22 को पेपर है ना, इफ दे वांट कि हमें सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए तो वो कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सिर्फ अब सिलेबस तो कंप्लीट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी है हम लोगों ने। जो चाहता है आए तो आ जाना, 18 तक चलेंगी शायद क्लास, 17-18 राइट। रुक जाओ तुम्हारा शेड्यूल दिखा देती हूँ एक बार, स्टडी प्लान, वेट, मैं तुम्हारा 10 डेज का जो स्टडी प्लान है वो दिखा देती हूँ। लास्ट 10 डेज, तो तुम्हारी क्लासेस हैं भाई 18 तक हैं क्लासेस, 18 तक हैं। अब जिन बच्चों का 21 को है मुझे पता है, वो 18 तक, तो 18 को तो मॉक टेस्ट ही है, ठीक है। आज कितनी हो गई, 12 हो गई आज, 13, 14, इतने दिन हैं क्लासेस, देख लो एक बार, 18 तक है भाई। ओके, तो जिसका जो डिसीजन है आप बता देना अपना मैसेज करके, ठीक है। बाय एवरीवन। मैम। बाय मैम।